हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो एज यू नो कि बोर्ड का एग्जाम बस आने वाला है और उसके लिए कुछ लास्ट माइल प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बनाए हैं। इस वाली वीडियो में हम असर्शन रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। वैसे मैंने अपनी सारी वीडियोज में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज वाली वीडियो में हम असर्शन और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। हमारा फर्स्ट असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इंक्रीज लैंडिंग टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो जब हम लैंडिंग करते हैं अब्रॉड में, दैट मीन हम अपना जो भी पैसा है वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से मूव कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, और दैट मीन इंडिया से वो पैसा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जा रहा है पैसा। और जा रहा है तो वो कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। अगर हम लैंडिंग कर रहे हैं दैट मीन हम अपना एसेट क्रिएट करते हैं, बिकॉज लैंड करना मतलब एसेट क्रिएट करना हो गया, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। बिल्कुल सही बात है। Then, lending affects the asset and liability status of an economy and involves the outflow of income। ये भी बात बिल्कुल सही है, जो कि मैंने आपको पहले असर्शन में भी बता दिया। तो रीजन जो है वो असर्शन को कंप्लीटली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, when there is a trade deficit and current account deficit, there is a BOP deficit. There will be a BOP deficit. No, this is incorrect. जरूरी नहीं है कि अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड डेफिसिट का क्या मतलब है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है गुड्स के वो क्या है, वो कम है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, तो तब हम डेफिसिट में है। और करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है, जो हमारे ट्रेड के बैलेंस आ रहा है, जो इनविजिबल बैलेंस आ रहा है वो क्या हमारा फेवरेबल नहीं है। दैट मीन हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट क्या है, कम है, तो उससे हमारा बीओपी का डेफिसिट आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। रीजन देखते हैं। When there is a trade deficit and current account deficit but a capital account surplus, that is a net capital inflow, there may be a balanced BOP or BOP surplus। ऑब्वियस ही बात है ना। देखो बीओपी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है जी करंट अकाउंट और दूसरा होता है जी कैपिटल अकाउंट। अब अगर मान लो करंट अकाउंट डेफिसिट में आ भी गया और हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या आ रहा है, वो सरप्लस में आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो कॉम्पनसेट कर देगा। या तो कैपिटल अकाउंट इतना सरप्लस में होगा कि बीओपी का सरप्लस आ जाएगा, या फिर कैपिटल अकाउंट में इतना सरप्लस आएगा कि जो डेफिसिट करंट अकाउंट में आ रहा था उसको क्या कर देगा, मैनेज कर देगा, जिससे बैलेंस बीओपी आ जाएगा। तो रीजन हमारा ठीक है, असर्शन क्या है, गलत है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ, परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। देखिए, परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, ये हम एग्री करते हैं। बट परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हम अब्रॉड से वो चीज लेके आ रहे हैं, इजंट इट, तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होनी है। नॉट रिकॉर्डेड वाला तो कोई सिनेरियो नहीं है, तो ये गलत है। देन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। बिल्कुल सही बात है। रीजन ठीक है, असर्शन क्या है, गलत है। आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, assertion is foreign investments are recorded in the capital account of balance of payment। बिल्कुल सही बात है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमारे पास चार तरह के कंपोनेंट्स हैं। पहला आ जाता है इन्वेस्टमेंट, देन आ जाते हैं लोन्स, देन वी हैव एनआरआई डिपॉजिट्स एंड देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ये चार जो चीजें हैं वो किस में आ रही है, कैपिटल अकाउंट में आ रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। रीजन देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एग्जांपल फॉरेन इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, देयरफॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एज यू नो, जो कैपिटल अकाउंट है वो एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट करता है, और ये वाला जो पॉइंट है हमें बता रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एसेट क्रिएशन भी हो सकती है और लायबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। बेसिकली अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो हमारी एसेट क्रिएट करेगी, और जब भी एसेट और लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट होता है तो कैपिटल अकाउंट इंपैक्ट होता है। इसी वजह से जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है, और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ असर्शन, all transactions recorded in balance of payment are autonomous transaction। no, this is incorrect। सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस नहीं होती, बिकॉज कुछ ट्रांजैक्शन इसमें अकोमोडेटिंग भी होती है।
अब अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन है जो बीओपी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए की जाती है जब भी सरप्लस या डेफिसिट हो। रीजन देखते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बोथ द करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी। ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑटोनोमस जो ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होती है। तो हमारा रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो भी एक्सटर्नल असिस्टेंस आएगी लोन के रूप में या फिर पैसा बोरो किया जाएगा तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी बिकॉज वो लायबिलिटी क्रिएट करेगी हमारे लिए। रीजन देखते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नो नो, बिल्कुल गलत है, क्योंकि करंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का बारे में बात चलती है या रेमिटेंसेस के बारे में, तो करंट अकाउंट में ये एक्सटर्नल असिस्टेंस वाला पॉइंट नहीं आ सकता। हमारा असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ इज, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। बिल्कुल सही बात है, अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है किस अकाउंट की? करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में भी पर्टिकुलरली किसकी? विजिबल आइटम्स की, क्योंकि विजिबल आइटम्स में हमारी जो गुड्स है मर्चेंडाइज है वो आती है और मशीनरी विजिबल आइटम का पार्ट बनती है। रीजन देखते हैं, एनी ट्रांजैक्शन दैट इंपैक्ट द फाइनेंशियल एंड रियल स्टेट एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखो, जो असर्शन है वो बात कर रहा है करंट अकाउंट के बारे में और जो रीजन है वो बात कर रहा है कैपिटल अकाउंट के बारे में। दोनों के दोनों पॉइंट अपने आप में बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, बिकॉज जो असर्शन है वो करंट अकाउंट के बारे में बात कर रही है और जो रीजन है वो किसके बारे में बात कर रहा है? कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ असर्शन इज, मनी सप्लाई इंक्लूड्स द लीस्ट लिक्विड मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई। गलत है, लीस्ट नहीं आना था यहाँ पे, ये जो लीस्ट वर्ड है इसने काम खराब कर दिया। मनी सप्लाई इंक्लूड्स मोस्ट लिक्विड मेजर्स। मोस्ट लिक्विड मेजर में करेंसी, कॉइन, जिसको हम बहुत जल्दी पैसे हम लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है मनी सप्लाई, तो लीस्ट वाला पॉइंट गलत हो गया। रीजन देखते हैं, मनी सप्लाई इंक्लूड्स द करेंसी विद पब्लिक आउटसाइड बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक का पैसा जमा हुआ है बैंक में वो भी मनी सप्लाई के अंडर क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो हमारा रीजन सही है, असर्शन गलत है। आंसर हमारा क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, नाउ असर्शन इज, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी। बिल्कुल सही है, जो भी नोट होते हैं और कॉइन होते हैं वो फिएट मनी होते हैं। फिएट मनी क्यों होता है? बिकॉज ये लीगली जिसको कहें रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्निशन दिया होगा कि ये हमारी फिएट करेंसी है। इसका रीजन चेक करते हैं। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द बेयरर ऑफ द करेंसी इक्वल परचेजिंग पावर। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर फिएट मनी गवर्नमेंट ने इसको बनाया तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबल है बेयरर के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उसके इक्वल उसको परचेजिंग पावर प्रोवाइड करने का। अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है तो आपके पास मार्केट में 500 रुपए जितनी क्या है परचेजिंग पावर है। आप उस 500 रुपए के नोट से 500 रुपए का कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज जो है वो परचेज कर सकते हो। तो हमारा असर्शन भी ठीक है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन इज, असर्शन देखते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। ये बात बिल्कुल सही है, जो डिमांड डिपॉजिट है वो लीगल टेंडर नहीं होते। लीगल टेंडर वो मनी है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड हुई है, तो इसलिए लीगल टेंडर नहीं है। रीजन देखते हैं, दे आर विद द बैंक्स सो ओनली कैन बी यूज्ड एज लीगल टेंडर व्हेन चेक्स आर इशूड फॉर द ट्रांसफर। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, पहली बात तो जो चेक्स है वो लीगल टेंडर नहीं होते, बिकॉज जो एक्सेप्टर है वो उसको क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है कि हाँ मेरे को चेक में पेमेंट नहीं लेनी है। तो इसलिए जो रीजन है वो क्या हो गया? गलत हो गया। लीगल टेंडर वही मनी होगी जो लीगली रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट के थ्रू और उनको हम कहेंगे फिएट मनी। और जो चेक वाला एस्पेक्ट है, चेक क्या होता है? फिड्यूशरी मनी होते हैं। फिड्यूशरी मनी वो मनी है एक्सेप्ट की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती। तो हमारा आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन इज, एन इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो डिपॉजिट्स इंक्रीजेस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक। गलत बात है। अगर मान लो लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा
तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। एक जिसको कहे ना इनवर्स रिलेशनशिप चलता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं चलता। तो इंक्रीज होने से क्रेडिट क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक का क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो सपोज पहले लीगल रिजर्व रेशियो 10% चल रहा है, तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो ये 10 टाइम आ जाएगा। ओके, दैट मीन बैंक जो है अपना पैसा 10 गुना तक बढ़ा सकती है, 10 गुना तक जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं, 10 गुना तक क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है। अगर मान लो यही लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो 20% आ गया, तो अब बैंक कितना गुना कर सकती है, 5 गुना कर सकती है। अब देखो इंक्रीज किया लीगल रिजर्व रेशियो, बट उसे क्रेडिट क्रिएशन का पावर इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हो गया, तो असर्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन देखते हैं, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू 1 डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। ये बात बिल्कुल सही है, सिंपल सा फॉर्मूला है। रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज असर्शन करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। बिल्कुल सही बात है, जो करेंसी सरकार और बैंकों के पास है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होती, बिल्कुल सही है। नाउ रीजन देखते हैं, करेंसी कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशंस। ये भी बात बिल्कुल सही है, जो करेंसी है हम लीगली यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की पेमेंट करने के लिए और किसी भी तरह के डेट और किसी भी तरह के कर्जे को पे करने के लिए। कोई भी ऑब्लिगेशन है, हमें किसी के पैसे देने हैं, तो उसके लिए करेंसी का आराम से यूज किया जा सकता है, इजंट इट। बट इसमें बात चल रही है मनी सप्लाई की, कि कौन मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता, गवर्नमेंट और बैंकों के पास जो पैसा है, और इसमें बात चल रही है पेमेंट करने की। दोनों सही है बट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और 13th क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन इज नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड नॉट ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको मनी सप्लाई का कंसेप्ट M1 याद हो तो उसमें C प्लस DD प्लस OD, C stands for coin and currency, DD stands for demand deposits and OD stands for other deposits with RBI, ये वाला कंसेप्ट है। और जो DD है उसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है। अब डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होंगे, नेट डिमांड डिपॉजिट, नॉट ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। नेट और ग्रॉस में क्या फर्क है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। नेट डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होते, जिनको हम इंटर बैंकिंग क्लेम भी कहते हैं, वेयर एज ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम इंक्लूड होते हैं। अब ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट क्या मतलब है, मान लो सपोज PNB का पैसा जो है वो HDFC के पास है या SBI के पास है, तो ये हो गए इंटर बैंकिंग क्लेम्स, ये ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होते हैं। इनका जनरल पब्लिक का कोई भी पैसा नहीं होता इसमें, तो इसी वजह से ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंक्स, जो कि मैंने अभी बताया, एंड डू नॉट बिलोंग टू द पब्लिक। ये भी बात बिल्कुल सही है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द असर्शन इज द करेंसी नोट्स do not carry as much value in it as is written still possesses general acceptance। बिल्कुल सही बात है। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो, 500 रुपए का नोट है आपके पास, क्या उस 500 रुपए के नोट का जो पेपर है उसका वैल्यू 500 रुपए है? ऑलमोस्ट 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए में जो नोट है वो प्रिपेयर कर लेती है RBI, बट स्टिल उसका जो जनरल एक्सेप्टेंस है वो कितने का होता है, 500 रुपए का होता है, तो बिल्कुल सही असर्शन है। रीजन देखते हैं, करेंसी नोट्स आर बैक्ड बाय लीगल प्रॉमिस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लीगल प्रॉमिस के थ्रू बैक की जाती है सेंट्रल बैंक से, इसी वजह से उसका जो जनरल एक्सेप्टेंस अवेलेबल है। करेंसी में लिखा होता है ना, आई प्रॉमिस टू पे बेयरर दिस मच सम ऑफ रुपी, कि जो धारक के पास पैसा है, मतलब जो किसी के आपके पास नोट है, तो आपके पास उस नोट की जितनी परचेजिंग पावर अवेलेबल है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है, और असर्शन जो है रीजन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों के दोनों सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ असर्शन इज डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर। ये बात बिल्कुल सही है, जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो लीगल टेंडर नहीं है, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। रीजन देखते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स दैट कैन बी इजीली विड्रॉलेबल ऑन डिमांड बाय चेक और अदरवाइज बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम हिज और हर बैंक अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, जो डिपॉजिटर अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकलवाना चाहता है तो वो चेक के थ्रू निकलवा सकता है, तो रीजन भी ठीक है। बट क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 16th क्वेश्चन इज सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट वर्क्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बिल्कुल सही बात है, असर्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल बैंक एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वर्क करता है गवर्नमेंट के लिए।
रीजन देखते हैं, गवर्नमेंट बोरोज इंटरनली फ्रॉम बैंक्स एंड द जनरल पब्लिक, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब इस वाले में बात चल रही है कि जो बैंकर टू द गवर्नमेंट है, इस वाले में बोरिंग की बात चल रही है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। दोनों के दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 17 देखते हैं, quantitative tools include persuasion by the central banks in order to make commercial bank discourage or encourage lending, ये गलत है। देखिए persuasion नहीं होते, persuasion का मतलब क्या होता है, suggestive measure। बट बेसिकली अगर मैं क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करूं, क्वांटिटेटिव टूल्स आर द मेन टूल्स, मेजर टूल्स, तो हमारा असर्शन गलत हो गया। रीजन देखते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर, और बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये बात बिल्कुल सही है, रीजन ठीक है, असर्शन हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आरबीआई इज बैंक्स ऑफ बैंक, बिल्कुल सही। आरबीआई इशू बैंक नोट, ये भी बात बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही है, बट रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, loans from general public, foreign government and RBI form a crucial part of capital receipts, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी लोन जनरल पब्लिक से, फॉरेन गवर्नमेंट से और आरबीआई से लिया जाएगा वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और जब भी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट बन जाती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। नाउ कैपिटल रिसीट, रीजन देखते हैं, कैपिटल रिसीट्स कैन बी बोथ नॉन डेट एंड डेट रिसीट्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। कैपिटल रिसीट डेट भी क्रिएट कर सकती है और नॉन डेट भी हो सकती है। कैसे, अगर कैपिटल रिसीट की बात करें तो तीन कंपोनेंट्स है, पहला है रिकवरी ऑफ लोन्स, दूसरा है बोरोइंग्स, और तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। अब रिकवरी ऑफ लोन लायबिलिटी तो क्रिएट नहीं कर रहा, बट एसेट को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। बोरोइंग्स जो है वो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं। रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स है, और लायबिलिटीज जो क्रिएट कर रही है, डेट जो क्रिएट कर रही है वो है बोरिंग्स। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज असर्शन जो है वो सिर्फ बोरिंग के बारे में बात कर रही है, वेयर एज रीजन जो है वो कैपिटल रिसीट एज ए होल के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिस्कल डेफिसिट कैन बी मैनेज थ्रू बोरिंग्स, बिल्कुल सही बात है। रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी मैनेज थ्रू बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। असर्शन फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर रही है, रीजन जो है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है, दोनों के दोनों सही है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बट एक दूसरे के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion is the tagline स्वच्छ इंडियन बेहतर जीवन, Union government has launched a social welfare scheme that is Pradhan Mantri Ujjwala Yojana on 1st May 2016 under the leadership of PM श्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही बात है कि एक सोशल वेलफेयर स्कीम है पीएम उज्ज्वला योजना। अब ये उज्ज्वला योजना है क्या, उसका रीजन देखते हैं। द स्कीम envisages smoke free rural India and aims to benefit 5 crore families, especially the women living below poverty line by providing concessional LPG connections to entire nation by 2019। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उज्ज्वला योजना जो है वो किस लिए थी, ये पीएम का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसमें क्या किया जाए कि जितनी भी रूरल एरियाज में जो बिलो पॉवर्टी लाइन वुमेन है उनको क्या प्रोवाइड किया जाए, एलपीजी के कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाए, ताकि वो क्या करें, जो जिसको कहते हैं ना, अगर आपने बेसिक लैंग्वेज में सुना हो चूल्हा, तो चूल्हे में क्या करते हैं वो या तो कोयला यूज करते हैं या वुड यूज करते हैं, जिससे उनको रेस्पिरेटरी डिजीज की प्रॉब्लम होती है। तो स्मोक फ्री रूरल इंडिया बनाने के लिए इन एलपीजी कनेक्शंस को क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 22nd क्वेश्चन, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड रिसीट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1st अप्रैल टू 31st मार्च। बिल्कुल सही बात है, जो गवर्नमेंट बजट है वो एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल की सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो एस्टिमेटेड है। नाउ रीजन देखते हैं, practically it is easy to balance the estimated expenditure and anticipated revenue। नो, ये गलत है। देखिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है कि एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू से मैच करना, तो अब कहना इजी है कि प्रैक्टिकली इसको
एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को इक्वल कर दो जिससे हमारा जो बैलेंस बजट आ जाए। बट एक्चुअल में क्या होता है कि हमेशा हमारा जो हमारे वाले केस में एक्सपेंडिचर हमारी ज्यादा है, रेवेन्यूज हमारे कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। तो रीजन गलत है। आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स, सॉरी नॉट डी, इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd question is, goods and services tax GST is one of the existing indirect tax levied in India. It has subsumed many indirect taxes. बिल्कुल सही बात कही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने काफी इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, इन सभी के सभी टैक्सेस को या सेल्स टैक्स इसको सबज्यूम कर लिया। अब एक्साइज और जो वैट है अभी भी पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उस पर लगता है, बट स्टिल काफी बाकी जो एक्साइज और वैट है सारा का सारा जो जीएसटी है उसमें सबज्यूम हो चुका है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, इट इज अ टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट ऑन इनकम, प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टैक्स पेयर टू अनदर। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसका बर्डन दूसरे की बंदे के सिर पे जो या जिसको कहे ना सिंपल लैंग्वेज में शिफ्ट किया जा सकता है। तो जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion is a budget is a balanced estimate of expenditure and receipt of a given period of time। ये बात बिल्कुल सही है, because एक estimated expenditure और receipt का given period of time and that time period is 1 year। Reason is, in the hand of an educational administration the budget is a record of past performance, a method of current control and a projection of future plans। तो past performance का record, current control का method और projection of future plan तीनों के तीनों बजट में जो होता है रिकॉर्डेड होते हैं। रीजन भी बिल्कुल सही है, और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, बिकॉज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट ही बताए जाते हैं, और ये जो पास्ट परफॉर्मेंस के जो एक्सपेंडिचर है, पास्ट जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के बारे में एक्सप्लेन करती है, और फ्यूचर प्लान भी जो एक्सपेंडिचर्स के एस्टिमेट और रिसीट्स के एस्टिमेट के बारे में ही बताती है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज अ वाइडर कंसेप्ट देन रेवेन्यू डेफिसिट। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। ये गलत है, यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स एक्सपेंडिचर नहीं आना था, यहाँ पे आना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, इस वजह से रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा आंसर क्या होगा उसका, ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 26 क्वेश्चन देखते हैं, पेमेंट ऑफ सब्सिडीज इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, दिस इज इनकरेक्ट। जो सब्सिडीज का पेमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता, बल्कि वो पार्ट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और रीजन देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से खर्चे होते हैं, एक तो होता है सैलरीज और वेजेस का पेमेंट करना, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज का पेमेंट, डिफेंस परचेज और ग्रांट्स टू स्टेट्स। तो रीजन सही है हमारा, असर्शन गलत है। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया आर बेनिफिटेड बाय डिवैल्यूएशन। बिल्कुल सही बात है, जो एक्सपोर्टर होंगे वो डिवैल्यूएशन से बेनिफिटेड होंगे। क्यों होंगे, जैसे मान लो $1 पहले कितने का है, ₹60 का, अब $1 कितने का हो गया, ₹70 का। डेलिबरेटली किया गवर्नमेंट ने, ओके। तो ऑब्वियस है ना, पहले कोई भी जो परचेजर है फॉरेन कंट्री से $1 लेके आता था और 60 रुपए जो था, 60 रुपए का सामान ले जाता था। अब $1 लेके आएगा तो 70 रुपए का सामान लेके जाएगा, जिससे हमारे एक्सपोर्टर है उसको बेनिफिट मिलेगा। रीजन देखते हैं, डिवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट लेस एक्सपेंसिव। देख लो, पहले $1 के बदले 60 रुपए का सामान मिल रहा था, अब $1 के बदले 70 का मिल रहा है, तो एक्सपेंसिव कम हो गया, इनेबलिंग एक्सपोर्टर टू मोर इजिली कम्पीट इन द फॉरेन मार्केट। तो ये बात बिल्कुल सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IMF and World Bank have remained strong pillars for the exchange of international currencies। ये बात बिल्कुल सही है। Then reason is the Bretton Woods agreements created two important organizations, the IMF and the World Bank, for maintaining stability in the exchange rate। ये भी बात बिल्कुल सही है, और ये जो है रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो ये ट्विन है, जैसे इनको ट्विन्स माना जाता है कि एक IMF और वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन इज इंडिया इज अट्रैक्टिंग गुड फॉरेन कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, इंडिया में काफी जो फॉरेनर्स है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, रीजन देखते हैं।
फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट इन इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ रिलेटिवली लोअर वेजेस, बिल्कुल सही। स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रिविलेजेस लाइक टैक्स एग्जम्पशन, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लेबर की वेजेस कम है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, इसी वजह से जो फॉरेन कैपिटल है इंडिया में ज्यादा आ रहा है। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो लास्ट assertion is in case of currency depreciation more rupees are to be paid to buy $1। तो ये बात बिल्कुल सही है। $1 मान लो पहले 60 रुपए का है और अब $1 डेप्रिसिएशन की वजह से कितने का हो गया? 70 रुपए का हो गया। तो अब हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं $1 को परचेज करने के लिए, जिसको हम कहेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन। ये बात बिल्कुल सही है। नाउ डोमेस्टिक करेंसी लूजेज इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू $। ये भी बात बिल्कुल सही है। पहले $1 60 रुपए का मिल रहा था, अब $1 कितने का मिल रहा है? 70 रुपए का मिल रहा है। पहले तो हमें ज्यादा भी पे करने पड़ रहे हैं और हमारे जो रुपये का परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया? कम हो गया। हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या होगी? लूज होगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। मैं और भी वीडियोस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा जो भी चैप्टर के साथ रिलेटेड वीडियोस है उसमें सोर्स बेस्ड, एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, देन असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। उन वीडियोस को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने 450 के करीब एमसीक्यूज है वो डिस्कस कर चुका हूँ। और भी एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।